जो देश की लोकतांत्रिक सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले हैं और आने वाले दिनों में हमें उनका सामना करना पड़ सकता है। इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा। असल में जब हम सरकार की भूमिका को देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि आप अगर गौर करें पिछले 8 साल में, तो सचमुच में बेरोज़गारी एक देश की बहुत बड़ी समस्या बन के उभरी है। 8 वर्षों में बेरोज़गारी दूर करने का कोई बहुत बहुत गंभीर प्रयास हुआ हो, मुझे ऐसा याद नहीं आता जिसमें लाखों नौजवानों को, हमारे बच्चों को नौकरी मिल गई हो। हमारे पढ़े-लिखे नौजवानों को, कम पढ़े-लिखे नौजवानों को। लेकिन ये ज़रूर हुआ है कि कोरोना में और नोटबंदी के दरमियान जो रोज़गार में लगे भी थे, जो थोड़ा बहुत कमा रहे थे, वो और सड़कों पर आ गए और लाखों लोग बेरोज़गार हो गए। ये इस सत्य से हम सब वाकिफ़ हैं। दूसरी बात अब ये है कि अगर ये स्थितियाँ थीं, तो क्या केवल 4 लाख और 4 लाख में से केवल 1 लाख जो बचेंगे बाद में, रेस में अंतिम जो होंगे, 1 लाख लोगों को रोज़गार देकर के आप और इस बेरोज़गारी की समस्या को बहुत हल करना चाहते हैं? ये एक थोड़ा-सा अटपटा प्रश्न है। तो देश को व्यापक प्राथमिकताओं पर ध्यान नहीं देता। तीसरी चीज़ ये है कि देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 51 है, वो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी करता है और बहुत सारे प्रावधान उसमें हैं। एक भर्ती प्रक्रिया है, ये भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, भारत की सीमाओं की हिफाज़त का मामला है, दूसरे आक्रांताओं से, आक्रमणकारियों से भारत को बचाने का मामला है। जब इतना संवेदनशील मामला है, तो हमारे जो पूर्वज थे, जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया, उन्होंने भर्ती उनके बाद जो जिन लोगों का चुनाव किया, भर्ती प्रक्रिया का भी उन्होंने पालन किया। और भर्ती प्रक्रिया पर माफ कीजिए, आज तक 70-72 साल में कभी कोई सवाल नहीं उठा है, किसी संसद ने सवाल उठाया हो, किसी विधानसभा में सवाल उठा हो, किसी स्टैंडिंग कमेटी ने कोई सवाल उठाया हो या किसी भी फ्रंट पर सेना की भर्ती प्रक्रिया को आज तक कोई चुनौती नहीं दी गई या ये नहीं कहा गया कि ये भर्ती प्रक्रिया अब बेमानी हो चुकी है। जब संसद ने खारिज नहीं की, तो आप इतने राष्ट्रीय महत्व के अति संवेदनशील मामले पर आप एक नई नीति लाते हैं। अब एक ये बड़ी अजीब-सी बात है, हमने जो गौर अगर आप करेंगी 5-6 वर्षों का, ये सरकार कुछ ऐसी है कि जो चर्चा नहीं करना चाहती और लोकतंत्र बिना चर्चा के चलता नहीं है। तो इसका मतलब ये नोटबंदी का एक फैसला आया, प्रतिपक्ष से कोई चर्चा नहीं हुई, संसद में कोई चर्चा नहीं हुई, अचानक धड़ाम से एक फैसला आ गया। इसके बाद आपने देखा कि कोरोना के दरमियान तालाबंदी, संसद में कोई चर्चा नहीं हुई, चलिए आपात स्थितियां थी, लेकिन प्रतिपक्ष के से प्रतिपक्षी दलों से आप बात कर सकते थे और समाज के तमाम वर्गों से, चिकित्सकों से और भी सहयोगी जो हैं उनसे आप बात कर सकते थे। तो इस सरकार का संवाद में भरोसा नहीं है। इतनी बड़ी नीति आप बदल रहे हैं, पुरानी भर्ती नीति को खारिज कर रहे हैं, नई भर्ती नीति को आप ला रहे हैं, अग्निपथ के नाम से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और आप कहीं कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्या बात है? क्यों चर्चा नहीं हो रही है? इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं कोई एक ऐसा बिंदु है, संवेदनशील बिंदु है, जो आप उजागर नहीं करना चाहते। बहुत अच्छी बात अभी हरिकेश जी ने कही है। मैं आपको बताता हूँ कि 1 लाख लोग तो चलिए सेना में आ गए, उनका रिक्रूटमेंट हो गया, वो रेगुलर फौजी हो गए। लेकिन जो 3 लाख लोग बचेंगे, वो 3 लाख लोग तब तक ओवर एज हो चुकेंगे, आपके कॉम्पिटिशन्स में जा चुके होंगे। अगर आप कहें कि उनको दूसरी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी, मान लीजिए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है या हेल्थ डिपार्टमेंट है या इरिगेशन डिपार्टमेंट है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तो भाई हमारी भारतीय फौज की 3 लाख लोगों को जो ट्रेनिंग दी गई है, ये ट्रेनिंग इतनी इतने हल्के-फुल्के ढंग से आप ले रहे हैं कि जो देश की सीमाओं की हिफाज़त कर सकता है, उसको आप हेल्थ डिपार्टमेंट दे रहे हैं। तो ये जो एक योग्यता का गलत निर्धारण है, जिसको काम के योग्यता के हिसाब से काम नहीं मिलना, ये भी एक सरकार की मूल्यांकन प्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। दूसरी चीज़ ये है कि अब जब उसको नौकरी नहीं मिलेगी, तो आपका एक पूर्व सेना अध्यक्ष जो कहता है कि हम सबको थोड़ी लेने जा रहे हैं, हैं? हलफनामा देना होगा। जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो विरोध जो कर रहे हैं, उनको हम थोड़ी लेने वाले हैं। इसका अर्थ ये है
कि आप असहमत सुरों को, विरोध करने वाले लोगों को दूर रखना चाहते हैं और आपकी पसंद के लोगों को लाना चाहते हैं। अब ये पसंद के लोग कौन हो सकते हैं? क्या ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग होंगे? क्या ये उनके आनुषंगिक संगठन हैं, उनके लोग होंगे? और अगर वो लोग आएँगे, तो अपनी किस मानसिक तैयारी के साथ आएँगे? उनको आप अत्याधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनको आप भारत के संवेदनशील रक्षा ठिकानों पर भेज रहे हैं, आप उनको हिमालय की सीमाओं पर भेज रहे हैं, आप उनको समंदर की सीमाओं पर भेज रहे हैं, आप उनको रेगिस्तान की सीमाओं पर भेज रहे हैं। तो जब इतने संवेदनशील सूचनाओं के साथ जब वो समाज में एक बेरोजगार की शक्ल में जाएँगे, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो अपराधी नहीं बनेंगे? वो हमारे दुश्मन देशों के द्वारा इस्तेमाल नहीं कर लिए जाएँगे, वो नक्सलाइट नहीं बन जाएँगे, वो आतंकवादी नहीं बन जाएँगे, वो सियासी दलों द्वारा कई बार हमने देखा है कि इस समय सत्ता और अपराधियों में जो गठजोड़ होता है, उन दोनों के गठजोड़ का एक ज़रिया भाड़े के अपराधी भी होते हैं। क्या गारंटी है कि ये अपराधी नहीं होंगे? तो जब इस तरह की आशंकाएँ हों और भारतीय सेना जो दुनिया में द चुनिंदा सेनाओं में मानी जाती है, जानी जाती है, आज तक कभी उसकी इस तरह से बदनामी नहीं हुई। माफ़ कीजिए, ये जो चयन प्रक्रिया है, इस बात को लेकर के हम लोगों को चिंता में डालती है कि ये एक लोकतांत्रिक पद्धति से, संवैधानिक पद्धति से बहुत खरी उतरने वाली प्रणाली नहीं है और अजीब-सी बात है, एक राष्ट्रीय पदाधिकारी जैसे अभी ज़िक्र किया था, मेरा ख़्याल है अभिलाष जी कह रहे थे कि एक पदाधिकारी आपका ये कहता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों के गार्ड बन जाएँगे वो। भारत का फौजी गार्ड बनाने के लिए आप अपने दफ्तरों की तो इसका मतलब यह है कि सियासत का और उन 3 लाख लोगों के बीच में जो सेना की तरफ से ट्रेंड होके आएँगे, उनके बीच में कहीं न कहीं कोई एक ऐसा रिश्ता है, जो हमारे आपको नहीं पता है। ये बहुत गंभीर इशारा है और हमें मुझे लगता है कि इस तरफ से हमें बहुत सावधान रहना होगा विनीता जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।